अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ डबल एक्शन प्रोग्राम शुरू कर दिया है। इस हुकूमत का जाना अब ठहर गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। एक तरफ है अदम एतमाद का मामला और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ है रमा दवा, जिसे देखकर लगता है अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ डबल एक्शन प्रोग्राम शुरू कर दिया है। खबर है अपोजिशन के दरमियान डेडलॉक खत्म हो गया। तहरीक अदम एतमाद के मामले पर नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अफवाहें ये भी हैं कि फौरी इंतबात पर भी अपोजिशन जमातों में इत्तेफाक हो गया है और पीडीएम क़यादत ने पीपल्स पार्टी को भी अदम एतमाद की कामयाबी की सूरत फौरी इंतखाबात पर कायल कर लिया है। यही नहीं, हिज़्ब इख्तिलाफ ने तहरीक अदम एतमाद का मुसव्विदा भी तैयार कर लिया है। उड़ती खबरें हैं कि तहरीक अदम एतमाद पर 80 से ज़ायद अपोजिशन अरकान के दस्तखत हैं। असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्विजिशन भी तैयार पड़ी है, जो किसी भी वक्त जमा करवाई जा सकती है। तहरीक अदम एतमाद के मुजव्वज़ा मुसव्विदे में कहा गया है कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल है। खारजा पॉलिसी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और कायदे ऐवान इस ऐवान की अक्सरियत का एतमाद खो चुके हैं। इस सूरत हाल के तनाजुर में कायदे ऐवान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पेश की जाती है। इस मुसव्विदे पर सवाल ही उठाए जा रहे हैं कि क्या इस तहरीक से सियासी अदम इस्तेहकाम खत्म हो जाएगा। सवाल मईशत को संभालने का भी है, इसका इंतजाम कैसे होगा। अपोजिशन इन सवालों के जवाब देने के लिए फिलवक्त तैयार नहीं, बल्कि वहां हुकूमत को डेडलाइन दी जा रही है। पीडीएम की तरफ से अदम एतमाद के लिए 2 दिन की डेडलाइन दी गई है, जबकि बिलावल भुट्टो की तरफ से वज़ीर आज़म को मुस्ताफी होने के लिए 5 दिन की मोहलत दी गई है। दूसरा, बिलावल का काफ लीग के हवाले से बड़ा बयान, जो कि बड़ा मानी खेस है कि काफ लीग मुफ्त में नहीं मानेगी, इसे बड़ी ऑफर करनी पड़ेगी। इस बयान पर सवाल उठ रहे हैं कि यह सियासी सौदेबाजी जमहूरियत की कौन सी खिदमत है और इससे अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। अपोजिशन की तैयारियां जोरों पर हैं तो दूसरी तरफ हुकूमत भी अपनी हिकमत अमली बना रही है। काफ लीग के मुनीस इलाही की वज़ीर आज़म से एक और मुलाकात के साथ पंजाब और केपी के वज़राए आला की वज़ीर आज़म हाउस तलबी बता रही है कि आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो होगा। यही तज्जिया स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही का भी है कि इतनी बड़ी हांडी चढ़ी, कुछ ना कुछ तो निकलेगा। मगर सवाल है, क्या इस सियासी हलचल का क्या नतीजा निकल सकता है, परेशान कौन है और मुतमईन कौन। इसी पर बात करेंगे। बाबर डोगर साहब, गुलाम मुर्तज़ा साहब हमेशा पक्की खबरें लेकर आते हैं हमारे पास, और आज हमें साबिक वज़ीर आला पंजाब दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ज्वाइन कर रहे हैं। खोसा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए, आपको इस वक्त क्या नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो तहरीक अदम एतमाद आ रही है, ये तो यकीनी लग रही है, तो कितना अरसा लगेगा कि इस पर वोटिंग भी हो जाएगी और आपको लगता है कि इमरान खान साहब अब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे? साहब, देखें, 2 पहलू हैं इसको देखने के। एक जो हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा करते हुए जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी बाहर निकली है अवाम को उजागर करने के लिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम के साथ इस नाअहल और नालायक हुकूमत ने हालात कर दिए हैं, उसके खिलाफ अब उनको अपने हकूक के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। दूसरा पहलू जो आप बात कर रहे थे, अदम एतमाद की आवाज़ होना अब ठहर गया है। इस हुकूमत का जाना अब ठहर गया है, नागुज़ीर है। जितना अरसा ये हुकूमत अब इसी तरह से चलेगी जिस तरह से पिछले 4 सालों में इसने पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम की तबाहली की है, तो मेरे ख्याल में अब वो फिर मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अच्छा, पीपल्स पार्टी फौरी इलेक्शन के लिए तैयार हो गई है, खबरें चल रही हैं, आप इसकी तस्दीक करते हैं? आपकी आवाज़ कट रही है जी, आप क्या फरमा रहे हैं? मैं गुजारिश कर रहा हूं कि खबरें ये चल रही हैं कि पीपल्स पार्टी भी तैयार हो गई है फौरी इलेक्शन के लिए, अदम एतमाद के बाद फिर फौरी इलेक्शन की तरफ जाया जाएगा। आप इसको कंफर्म करते हैं कि पीपल्स पार्टी ये चीज मान गई है? ये तो फैसले हैं जो क़यादत ने करने हैं, तमाम जमातों के, अपोजिशन जमातों के क़यादत ने करने हैं। और आपको पता है कि पहले दिन से जनाब को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी साहब का और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का एक बड़ा वाज़ेह स्टैंड और स्टांस रहा है, और उसके मुताबिक ही इंशाल्लाह आगे उस पर अमल किया जाएगा। खोसा साहब, पीपल्स पार्टी का मार्च पंजाब में दाखिल हो चुका है
वो पंजाब जो कभी पीपल पार्टी का किला था, लेकिन 2018 के इलेक्शन या 13 के इलेक्शन में देखिए पीपल पार्टी अपना वोट बैंक खो चुकी है। आपको क्या लगता है कि क्या वो वोट बैंक रीगेन होगा? इस समाज का कितना इम्पैक्ट होगा पंजाब के लोगों पर? देखिए जी, मैं समझता हूं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी के लिए फिजा रोज बरोज साजगार होती जा रही है और ज़रूरत इस चीज़ की थी कि चेयरमैन बिलावल जो हैं वो निकलें और उनका कांटेक्ट हो उस पब्लिक के साथ कि नाना को भी सराहा, उनकी वालदा को भी सराहा, उनके वालिद को भी सराहा और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी सराह रही है, उनके अमल को, उनकी सियासत को भी सराह रही है। वो एक संजीदा और एक बेहतर सियासत कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम। गुलाम मुर्तज़ा साहब, आप अगर सवाल करना चाहें उससे पहले मैं एक सवाल ये करना चाह रहा हूँ दोस्त मोहम्मद खुसा साहब के ये स्ट्रेटजी कैसी है कि जी अभी हम अदम इत्मीद ले आएंगे वज़ीर आज़म के खिलाफ, अच्छा जी इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं है, उसके बाद की स्ट्रेटजी नहीं बताई जा रही कि क्या होगा, किस तरह से? मौलाना साहब कहते हैं, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल नहीं आ रही जी। मैं इस सवाल दोहराता हूँ, शायद करेक्शन में मसला है कि मौलाना साहब कहते हैं जी हमने खिसां का खात्मा करना है, यानी इमरान खान साहब का खात्मा करना है, उसके बाद बाहर आए ना आए, यानी उसके बाद फिर हालात किसी तरफ भी जा सकते हैं, तो उसके बाद की स्ट्रेटजी क्यों नहीं बताई जा रही? देखिए जी, ये तो एक हकीकत है कि जो हालात इमरान खान और उनकी हुकूमत ने पैदा कर दी हैं पाकिस्तान में, उन हालात से निकलने के लिए जो भी कल को हुकूमत बनाएगा उसके लिए एक बहुत अपहिल टास्क होगा, लेकिन इसको एक अहल और एक सियासी तरीकाकार के साथ ही हल किया जा सकता है और बेहतरी की तरफ लेके जाया जा सकता है। जब से इन लोगों के हाथ में आप देखें ना, फ्रॉम डे वन ये हुकूमत कंफ्यूजन का और नाअहली का शिकार रही है। आज भी 4 साल तकरीबन मुकम्मल होने के बाद भी पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम को कोई वे फॉरवर्ड नजर नहीं आ। ये अगर कोई दुरुस्ती नहीं कर सके निजाम में, तब्दीली नहीं ला सके निजाम के अंदर, तो कम से कम कोई वे फॉरवर्ड तो देते ना लोगों को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आवाम को। ये तो वे फॉरवर्ड भी नहीं दे सके। करप्शन इस वक्त उरूज पे है, नेपोटिज्म इस वक्त उरूज पे है, नाअहली इस वक्त उरूज पे है। आपका फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफिस जो है वो, उसके हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री का हाल ये है कि हमारे पाकिस्तान के बच्चे बच्चियां तालीम हसूल तालीम के लिए जो यूक्रेन गए हुए थे, उनके सेफ रिटर्न के बजाय फॉरेन मिनिस्टर साहब जो है वो उनके दौरे कर रहे हैं पीटीआई के को चेयरपर्सन के हवाले से। मकसद तुक बनती है कि आपके वहाँ पे 400-450 नौजवान बच्चे बच्चियां जो हैं वो उस एक खास माहौल के अंदर फंसे हुए हैं और आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे मकामी सियासतें सूझी नहीं है। आप नाअहल साबित हो चुके हैं, ये फरमाइए, और आप नाअहल रहेंगे। ये इनको ये चीज अब तस्लीम कर लेनी चाहिए। साहब जी, गुलाम खुसा साहब, आपका सियासत से बड़ा गहरा ताल्लुक है, काफ़ी लीडरशिप को आप जानते हैं, बहुत सारे लीडरान को, रहनुमाओं से आपकी गपशप भी है और वर्किंग रिलेशनशिप भी रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ आज बिलावल भुट्टो ने ये कहा कि उन्हें बहुत बड़ी ऑफ़र करनी पड़ेगी, उन्हें कम से कम वज़ीर आला की ऑफ़र करनी पड़ेगी। तो ये क्या वज़ीर आला उनको आपने बना दिया है अपने तौर पे पार्टी चेयरमैन ने आपके? जी, मैं इस पे इस वक्त कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब की मेरे ख्याल में हुकूमत का हिस्सा बनने के वक्त से ही ये ख्वाहिश, और उनके साथ मेरी इत्तला के मुताबिक किसी हद तक पीटीआई ने ये कमिटमेंट की थी कि कुछ अर्सा पीटीआई का फेस रहेगा और उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब एज चीफ मिनिस्टर रहेंगे, जिसके बाद वो अपने उस अहद और वादे से मुनहरिफ हुए, जिसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब एक दफ़ा नहीं मुतअद्दिद दफ़ा उनसे नाराज और नाला हुए। और फिर आपने देखा कि इमरान खान साहब कंटेनर के दौर में पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे, उनके पास उनको एक दफा नहीं कई दफा चल के जाना पड़ा। अभी हाल ही में आपने देख लिया कि जनाब चेयरमैन को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात और चेयरमैन साहब की मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ साहब को भी उनके पास चल के जाना पड़ा और फिर बिलाखिर इमरान खान साहब को भी उनके पास चल के जाना पड़ा। तो एक चीज तो है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब उनकी सियासत का तर्ज अपना, उनका सियासत का मौक़िफ़ अपना, लेकिन इस जो ओहदा है चीफ मिनिस्टर का, उसको उन्होंने 5 साल निभाया है और उनका एक्सपीरियंस मैं समझता हूँ उस्मान बुज़दार साहब से
बहुत ज्यादा है। ये तो उनके दौर के अंदर तहसील नाज़िम हुआ करते थे और हर वक्त उनके आगे पीछे घुमा करते थे। मैं समझता हूँ कि इस पंजाब हुकूमत ने पिछले 3.5-4 साल में पंजाब का बेड़ा गर्क किया है, चाहे वो इंतजामिया हो, चाहे वो हुकूमती इंतजाम हो, चाहे वो अवाम की तरफ रुजू हो। इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान में पहले कभी नहीं मिलेगी। अच्छा खोसा साहब, आपका ताल्लुक नून लीग से भी रहा है, बड़ी अहम जिम्मेदारियां आपके पास रही हैं, आपके पास और आपके वालिद के पास। अब आप पार्टी में हैं, क्या फर्क है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप में? हेलो जी 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 बाबर डोगर साहब ये सवाल कर रहे हैं कि आप के वालिद साहब भी, आप भी बहुत करीब से देखा, शरीफ खानदान को भी, आप पीपल्स पार्टी में, आप तो दोनों की लीडरशिप में क्या फर्क देखा है आपने? देखिए जी, मैं हमेशा से ये एक ओपिनियन रखता हूँ कि नवाज शरीफ हैं तो नून है, नवाज शरीफ के बगैर नून नहीं रहेगी। जबकि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हो या जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, उनका तर्ज सियासत अवामी और अवाम के जो उमंग है और अवाम की जो उम्मीद है उसके बहुत करीब है। अच्छा। जबकि दूसरी तरफ मियां शहबाज शरीफ का एक ऑटोक्रेटिक और एक ब्यूरोक्रेटिक तर्ज अमल है, जिसकी वजह से अवाम उनके कभी मरियम नवाज बहुत पॉपुलर है। तो मरियम नवाज साहब तो बहुत पॉपुलर है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ की बेटी हैं। अच्छा, तो इस वजह से आप साहब जिस आज आपने एक रैली निकाली थी, आपने कर रही हैं। जी जी डेरा गाजी खान से आपने रैली निकाली, क्या वहाँ का माहौल था? और आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जलसे में शामिल हुए, उनके जुलूस में शामिल हुए, क्या आपने लोगों के सेंटीमेंट्स क्या देखे हैं? क्या आपको निकालना पड़ा लोगों को, या खुद ब खुद लोग जो हैं वो निकले हैं? और एक कारकुन के तौर पे, सियासी कारकुन के तौर पे कैसे देखते हैं आप इसे? मैं आपको बिला मुबालगा ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि हमने दोस्त अहबाब से जो पार्टी की क़यादत की तरफ से जो हमें डायरेक्शन थी और जो दावत थी, उसके हवाले से हमने दोस्त अहबाब को कहा। लेकिन आज डीजी खान से निकलते हुए यकीन कीजिए, मैं आपको बिला मुबालगा ये बात कर रहा हूँ कि इतना बड़ा अवाम का रजू हमारे साथ हुआ। हमारे पास मकसद है कैपेसिटी थोड़ी पड़ गई थी उनको साथ ले जाने के लिए, और लोग हम आए हैं जिन्हें अहमद उनान और साथी और दोस्त अहबाब हैं, वो तो हमारे साथ थे ही थे। उसके अलावा हमारे साथ जनरल पब्लिक की तरफ से बहुत ज्यादा शिरकत हुई और जगह जगह पे हमारे जो है वो रिसेप्शन हुए हैं, और इमरान खान और उसकी हुकूमत के खिलाफ बरमला नारेबाजी होती रही है। सही, चले बहुत शुक्रिया साबिक वज़ीर पंजाब जनाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, आपने हमें वक्त दिया। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा की गुफ्तगू आपने सुनी, बहुत ज़्यादा पुरुमीद है। वो कह रहे कि जी अदम इत्मीनान तो आएगी और इमरान खान साहब अब नहीं रह सकते वज़ीर आज़म। एक और मामला नज़र आ रहा है कि वज़ीर आज़म के हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने बड़ा ऐलान किया, और ये भी कहा गया कि जी इसी वजह से ये ऐलान किया गया कि ये अदम इत्मीनान को नाकाम बनाया जाए, वो था 10 रुपये पेट्रोल की कीमत में कमी का। लेकिन अब ये हुआ कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियाँ, अब ये बड़ी ताकतवर और बहुत बड़ी कंपनियां हैं, कोई करोड़ों का काम नहीं, अरबों खरबों का काम है, ये वो कंपनियां हैं, वो नाराज़ हो गई हैं कि जी हमसे पूछे बगैर, मुशावरत ही नहीं की, 10 रुपये आपने पेट्रोल की कीमत कम कर दी, हम बाहर से महंगा खरीद के कैसे आगे सस्ता देंगे, ये क्या मामला है। और अब देखिए कि जब $95 बैरल था तेल, तो उस वक्त 160 रुपये में, अब 10 रुपये कम करें जब $117 फी बैरल से कीमत ऊपर चली गई है इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में। बाबर डोगर साहब, ये एक नया मसला खड़ा हो गया है, इसको माफिया कहेंगे या इमरान खान साहब ने पहले इनसे डिस्कशन नहीं की, पॉपुलर डिसीजन ले लिया, क्या हुआ ये? सामा साहब, मैं तो पहले ये कह रहा था कि इमरान खान साहब उनको अपना जाना नज़र आ गया है। वो कहते हैं ना कि जाना ठहर गया, जी का जाना ठहर गया, उनको नज़र आ गया कि अब गेम इज़ ओवर। अब वो इस तरह के डिसीजन ले रहे हैं कि आने वाली गवर्नमेंट के लिए वो कांटे बीज रहे हैं, कांटे बो रहे हैं कि जो भी नई गवर्नमेंट आएगी, मार्केट में तेल बहुत महंगा है, तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, उन्होंने तेल की कीमत नीचे कर दी, और जब जो भी नया प्राइम मिनिस्टर आएगा वो किस तरह से इस कीमत को सस्टेन कर पाएगा। अल्टीमेटली ऑयल कंपनियां जो हैं वो उनके लिए मसाइल हैं, वो कैसे इस रेट पे तेल बेचेंगी। अच्छा। उसके बाद गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे। ये कह देना कि जनाब हमारे पास जो टैक्सेस हैं वो ज़्यादा इकट्ठे हो गए,
ये टैक्सेस कोई एकदम आसमान से तो नहीं गिरे, जो टैक्स इकट्ठे होने थे वही थे जो हर साल इकट्ठे होते हैं। कौन सी ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज हुई है जिसकी वजह से ज्यादा हो गए? उसामा साहब, इसका इम्पैक्ट देखे ना, जो बजट में आपने एलोकेट किया था हम इतना टैक्स जमा करेंगे, उससे आपने जब ज्यादा इकट्ठा कर लिया तो ये एक अचीवमेंट है। हवाई बातें हैं ना उसामा साहब, हवाई बातें हैं ना। कौन सा आपने जाके देख लिया या मैंने जाके देख लिया कि टैक्स इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया? क्या गवर्नमेंट को उस वक्त नहीं पता था? आज से ये एकदम ये 15 दिनों में टैक्स इकट्ठा हो गया। जब 15 दिन पहले इन्होंने 10 रुपया तेल की कीमत बढ़ाई थी, उस वक्त वो टैक्स तो एक ग्रेजुअल थिंग है, आहिस्ता आहिस्ता उसका एक असर आ रहा होता है। ये तो नहीं होता कि पिछले 4 दिन में एकदम 200 अरब रुपया टैक्स ज्यादा इकट्ठा हो गया, अब रिलीफ दे दो। सर ये तो आहिस्ता आहिस्ता होता है, उसके इंडिकेटर्स होते हैं जो नजर आ रहे होते हैं। आपने आज से 15 दिन पहले तो 10 रुपए की तेल की कीमत बढ़ा दी थी, जब तेल 150 से 148 से सीधा 160 रुपए का हो गया था। उस वक्त टैक्स ज्यादा इकट्ठा नहीं हो रहा था। ये कोई मैं पिछली सदी की बात नहीं कर रहा, आज से 15 दिन पहले की बात कर रहा हूँ। और एकदम 15 दिन में पता चलता है कि टैक्स अरबों रुपया ज्यादा इकट्ठा हो गया, लिहाजा उसको आपने रिलीफ दे दिया। अच्छा, कोई अहमक है जो इस बात को मानेगा? नहीं सर, अब ये जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो भी ये बात कर रहे हैं कि जी इस पे तो 2 महीने से काम हो रहा था। गुलाम रफ़ी साहब, क्या कहते हैं आप इस पर? ये ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, क्या इनकी अब बात माननी पड़ेगी इमरान खान साहब को? और बिजली की कीमत में जो कमी का नोटिफिकेशन है वो भी अभी तक जारी नहीं हो सका। वो बिजली की कंपनियां भी एक अलग माफिया है, जो IPPs हैं उनसे भी नहीं। अब ये इमरान खान साहब किधर जाएंगे? क्या वापस लेना पड़ेगा डिसीजन, इनके आगे घुटने टेकने पड़ेंगे? एक तो मैं इतराज़ करता हूं कि जो कारोबारी लोगों को माफिया कहने की आदत पड़ गई है, हम लोगों को ये हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। OMCs जो हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, दे आर नॉट माफियाज। वो इस तरह से हुकूमत रेगुलेट करती है, वो बाहर से चीज़ें खरीदते हैं, ऑयल खरीदते हैं, सौदे करते हैं और हुकूमत पाकिस्तान को देते हैं। लेकिन गुलाम साहब, दरमियान में जब पेट्रोल एकदम सस्ता किया था आपसे कई महीने पहले, तो उस वक्त जो कुछ हुआ था, जिस तरह से फिर पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल देना ही बंद कर दिया, और जो इन्होंने जाली ये सारा कुछ बनाया हुआ था, हुकूमत को कुछ दिखाते थे असल में कुछ था, उसको भी हम माफिया नहीं कहेंगे? उस वक्त भी जो बात हुई थी वो ये थी कि OMCs का जो मार्जिन था, डीलर मार्जिन था, उसको उन्होंने बढ़ाने का मुतालबा किया था। क्योंकि ये देखें, ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ गए थे, फ्रेट बढ़ गया, तो क्या वो पंपों वाले अपने पास से पैसे डालें? और फिर उसके साथ मैंने एक और जिक्र भी किया था उस दिन कि ये कलेक्टिंग एजेंट हैं FBR के, ये अरबों खरबों रुपया इकट्ठा करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे हैं पंपों वाले। अभी तो इन्होंने इस चीज़ का मुतालबा नहीं किया कि आपको जो हम कलेक्शन करके देते हैं, हमको आपके टैक्स एजेंट तो नहीं है, तो जो आपको हम पैसे इकट्ठे करके दें FBR को, तो उसका अगर इन्होंने हिस्सा मांग लिया 1-2%, तो फिर क्या होगा गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को रिलीफ अगर देना है अवाम को तो अपनी जेब से देना चाहिए, ना कि उनको मजबूर किया जाए ऑयल डीलर्स को, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, कि आप अपने मुनाफे में से या अपने मार्जिन में से आप इनको 10 रुपये की फेवर दें। क्यों ऐसा किया जा रहा है? अगर गवर्नमेंट चाहती, नेकनामी किसकी हुई है? किसी को पता है कि नेकनामी किसकी? नेकनामी खान साहब ने कमाई है, तो खान साहब को अपने खजाने से देना चाहिए मुल्की को। सर वो कह रहे हैं, सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा है उन लोगों की जेबों से पैसे है वो आप बर्दाश्त कर लें, बाद में अदायगियां कर देंगे, और हुकूमत प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म तैयार कर रही है। तो ऐसे तो नहीं होगा जाहिर है, वरना तो कारोबार बंद कर लेंगे। सर ये जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको रिफंड भी तो दिया ही जाता है सर। पाकिस्तान की तारीख में इतना रिफंड तो आज तक नहीं मिला जितना अब एक्सपोर्टर्स को मिल रहा है, फौरन उनको मिल रहे हैं, वो खुश हैं, तो इस तरह इनको भी अदायगी हो जाएगी। इस केस में रिफंड नहीं होते, इन केसेस में रिफंड नहीं होते उसामा गाजी साहब, ये नेट अमाउंट होती है। इसमें या तो हो ना ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हैजिंग की हो, गवर्नमेंट की अपनी इतनी समझबूझ काम नहीं करती कि उनको पता है कि रशिया के साथ जंग जो है यूक्रेन की होने वाली है, पूरी दुनिया ने हैजिंग की है अपनी 2-2, 3-3 महीने की ऑयल की। ये हैजिंग नहीं कर सकते थे 1-2 महीने की, क्या कबाहत है? दूसरे सूद के काम तो सारे बैंकों में सूद चल रहा है, हैजिंग भी नहीं कर सकते। हैजिंग आप कर लेते, सादा करते हैं सर, सादा करते हैं गुलाम साहब। सादा बात ये है कि इसका मतलब है आपको लगता है कि 10 रुपए कीमत दोबारा बढ़ानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बढ़ानी पड़ेगी, वजारत खजाना को अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, उसमें से दे। कारोबारी लोगों को क्यों दलील कर रहे हैं? उनके उसमें से निकाल के जो उनको बाद में देंगे भी देते जाएं, उसके बाद देख ले। अगर देखें खैरात जो होती है
हमेशा अपनी जेब से शुरू करनी चाहिए और अपने करीबी लोगों से शुरू करनी चाहिए। अच्छा। अब आप अपनी जेब से, अब मैं कहूँ आपको उसामा गाजी साहब मेरे लिए 100 रुपये का सदका कर दें आप वहाँ से, आपको क्या जरूरत पड़ी है मेरे लिए 100 रुपये का सदका करने की? सर आपके लिए तो सब जान हाजिर है। मुर्तज़ा साहब मुझे वो छोड़ दें, लेकिन ठहर जाए। मुर्तज़ा साहब मुझे एक चीज़ बताएं, जब ये जो आपके पास स्टॉक होता है ये कितने दिनों का होता है? कितने दिन पहले ये स्टॉक रखा जाता है और नया स्टॉक कब आता है? जब हुकूमत 10 रुपये कीमत ज़्यादा करती है तो कीमत उसी टाइम बढ़ जाती है, हालांकि उस वक्त नया स्टॉक आपके पास नहीं होता। इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक उस 2 मिनट नहीं लगते, आपका पेट्रोल पंप वाला जो है वो 150 से 160 रुपये की कीमत पे पेट्रोल दे रहा होता है। वही स्टॉक पे जब गवर्नमेंट कीमत कम करती है तो ये पैसे ये बेचने से इनकार कर देते हैं। तो इसको माफिया ना कहें तो क्या कहें कि नया स्टॉक तो आपके पास नहीं आया, इंटरनेशनल मार्केट से नए स्टॉक नए रेट पे तो आपने पेट्रोल नहीं खरीदा, लेकिन उसी वक्त 10 रुपये बढ़ा दिए। जब कम करने की बारी आई उस वक्त आपने गवर्नमेंट को ठेंगा दिखा दिया, गवर्नमेंट के सामने आंखें निकाल के खड़े हो गए। तो माफिया और क्या होता है? अच्छा डॉगर साहब, ये मैं इसमें आपको मैं वजाहत कर दूं कि जो ऑयल मार्केटिंग कम देखें, एक है पॉइंट ऑफ सेल जिनको हम पंप कहते हैं, ये पॉइंट ऑफ सेल है। ये कंपनियां वहाँ से, जब ये बड़ी 4-5 कंपनियां ही हैं जो कमा रही हैं माल, वहाँ से वो इनके खाते में तो कुछ नहीं आता ना, वहाँ से तेल वो खरीदते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास गुंजाइश नहीं है रखने की, हम हर रोज़ जहाज लैंड होते हैं और करोड़ के भरे हुए हम उसको आगे सर देते हैं हर रोज़, और रोज़ का रोज़ रेट होता है, और जो तरसील का रेट होता है वो जिस वक्त गाड़ी निकलती है, वो अगर रास्ते में रेट तब्दील हो जाए, बढ़ जाए तो बड़ा वो रेट लगा देते हैं। ब्रेक लेते हैं। अभी तक ये बिजली का मामला भी उसी तरह से अटका हुआ है, ये भी एक मसला है, लेकिन हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे यूक्रेन और रूस के दरमियान जो जंग जारी है इसके नुकसानात पूरी दुनिया महसूस कर रही है और पाकिस्तान पर भी आ रहे हैं। क्या पाकिस्तान का इस पर स्टैंड है? पाकिस्तान ने एक हल पेश किया है इस मसले के हल के लिए, उस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का हंगामी इजलास हुआ और ये 77 साल तारीख में देखा जाए तो 7वीं दफ़ा ऐसा हुआ है सिर्फ, और दहाइयों के बाद इस तरह का हंगामी इजलास हुआ जिसमें 193 ममालिक कुल इसमें शामिल हैं जनरल असम्बली में, जिनमें से 141 ने रूस के खिलाफ जो करारदाद आई है इसके हक़ में वोट दिया कि जी रूस फौरी तौर पर यूक्रेन के इलाकों से निकल जाए। तकरीबन 35 ममालिक ने वोट नहीं दिया, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, यानी वो गैर जानिबदार रहे। मुस्तकिल मंदूब पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुनीर अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान ने अपना वहाँ पर रिस्पॉन्स भी दिया, आपने वो सब वहाँ पर बताया अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर, लेकिन हम देख रहे हैं और बहुत से ममालिक हैं। कभी कहा जाता है जैसे पाकिस्तान पर बड़ा दबाव डाला जा रहा है कि जी रूस के खिलाफ पाकिस्तान बिल्कुल खुलकर सामने आए, लेकिन हल की तरफ क्यों नहीं जाया जाता? क्या अक़वाम मुत्तहिदा मिलकर कोई हल तलाश नहीं कर सकते? क्या ये करारदाद ही ज़रूरी थी कि जी रूस निकल जाए, या दोनों को मुज़ाकरात की टेबल पर लाकर अक़वाम मुत्तहिदा कुछ कर सकता है? जी कुछ ये मुज़ाकरात तो चल रही हैं इनकी आपस में, और मेरे ख्याल में दोनों तरफ। मुनीर साहब दोबारा कोशिश करते हैं आपसे, मेरा ख्याल है कनेक्शन हमारा कुछ सही डेवलप नहीं अभी हो सका, कोशिश करते हैं दोबारा बात हो सके। और मुनीर अकरम साहब ने जब ये इजलास हुआ है और उसमें पाकिस्तान का जो इस पर स्टांस था वो बड़े भरपूर तरीके से वहाँ पर पेश किया कि सिलेक्टिवली नहीं चलना चाहिए और तमाम जो तनाज़ात हैं उनको मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना चाहिए। मुनीर अकरम साहब जी सर कंटिन्यू कीजिएगा। जी ये मसला है जी कि जी मेरा ख्याल है ऑडियो का कोई प्रॉब्लम है, दोबारा डायल करते हैं उनको वीडियो की जगह ऑडियो पर ले लें। अगर मैं प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो में कोई मसला आ रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा से हमारे साथ थे मुनीर अकरम साहब, हम दोबारा उनसे कोशिश करते हैं कि बात हो सके। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये पाकिस्तान का हम क्या कहें कि बड़ा बैलेंस्ड ये रिस्पॉन्स रहा है, क्योंकि अमेरिका और उसके इत्तेहादी जो चाहते हैं पाकिस्तान साथ आए। एक लेटर भी लिखा गया यहाँ पर पाकिस्तान को, जितने भी यहाँ पर यूरोपियन यूनियन और दीगर ममालिक थे, कि जी आप रूस की मजम्मत करें। और पाकिस्तान हमने देखा यमन में भी इस तरह से किया पाकिस्तान ने, सऊदी अरब और यूएई के दबाव के बावजूद,
अब भी पाकिस्तान इसमें गैर जानिबदार रह रहा है। क्या इस कॉन्फ्लिक्ट में वाकई पाकिस्तान गैर जानिबदार रह सकता है? देखिए, हालात के तनाज़र में पाकिस्तान का गैर जानिबदार रहना बड़ा कठिन और मुश्किल फैसला है। मुनीर अकरम साहब जब से आप जानते हैं कि वो यूएन में हैं, पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी कर रहे हैं हर एक फोरम पर, और अपना जो मुल्क का हमारा स्टांस है वो भी भरपूर अंदाज में देते हैं। इस पर भी उनका तो ये कहना था कि हमें इम्पार्शल जो है वो रहना चाहिए, और जितने भी तनाज़ात हैं उनका हल अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों, सलामती कौंसिल की करारदादों, जनरल असम्बली की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। तो ये तो हमारा तो मेरे ख़्याल में बहुत बड़ा कंसर्न है अक़वाम मुत्तहिदा से, और आज से नहीं है, वो 70 साल पुराना कंसर्न है हमारा कि कश्मीर के अंदर जो सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट था वो उनको हक़ तो दिया गया, लेकिन आज तक उस हक को मुनीर अकरम साहब से हमारा रब्ता हुआ है। सर बहुत माजरत मुनीर अकरम साहब, क्योंकि कभी हो जाता है लाइव प्रोग्राम है तो उसमें कभी प्रॉब्लम भी हो जाता है। आप फरमा रहे थे कि ये मुज़ाकरात तो सर हो रहे हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा उस तरह से उसमें शामिल नहीं है, दीगर ममालिक हैं जो बीच में कोशिश करें, उस बारे में जी फरमाइएगा। जी नहीं, हमारी भी कोशिश यही है कि ये करारदाद के बावजूद कुछ जो निगोशिएशंस हो रही हैं उसके तहत कोशिश की जाए। हमारी भी इसमें कोशिश जारी है कि दोनों तरफा किस तरह से एक हल निकाला जाए। वो हल जो होगा उसमें जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, जिसे मिन्स्क एग्रीमेंट्स कहते हैं, उसके तहत और इंटरनेशनल लॉ और यूएन चार्टर के तहत इस मसले का हल होना चाहिए। जो जंग है उसको रोकना चाहिए, और जल्दी से जल्दी ये जो मुज़ाकरात हैं उनको पेशरफ्त करें और इसका हल जल्दी से ढूंढें। तो हमारी तो यही कोशिश है। हम कॉन्फ्रंटेशन नहीं चाहते हैं, दुनिया के लिए बहुत बुरा होगा। जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा अगर ये कॉन्फ्रंटेशन जारी रही और आपस में जंग जारी रही, सैंक्शन लगाए गए हैं, उसके बहुत इम्कान हैं पूरी दुनिया के लिए और हमारे लिए। अच्छा मुनीर अकरम साहब, ये जो जनरल असम्बली में रेजोल्यूशन पेश किया गया है, इस रेजोल्यूशन की क्या अहमियत है? एक आम आदमी ये जानना चाहता है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कि ये बस एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज है या इसका वाकई कोई इम्पैक्ट पड़ेगा रशिया पर? ये देखें, ये एक मॉरल फोर्स है कि बहुत सारे ममालिकों ने इस करारदाद को इसकी हिमायत की है। तो अब ये बताने रूस को ये बताने की इनकी जो मकसद था वो ये था कि रूस को के ऊपर प्रेशर जारी हो, मॉरल फोर्स लगाया जाए। पर जो जनरल असम्बली की जो करारदाद होती है वो रिकमेंडेटरी होती है, वो बाइंडिंग नहीं है। जिस तरह से सलामती काउंसिल की रेजोल्यूशंस बाइंडिंग होती हैं, जनरल असम्बली की एक रिकमेंडेटरी होती हैं, तो बाइंडिंग नहीं है। पर उन्होंने एक मॉरल फोर्स बताया कि रूस ने गलती की है और उसको वापस जाना चाहिए। अच्छा मुनीर अकरम साहब, रूस की सलामती कौंसिल की जो मुनीर अकरम साहब, रूस की सलामती कौंसिल की रुकनीत के ख़ात्मे के लिए भी वहाँ पे बातचीत हो रही है। क्या ऐसे मुमकिनात में ये बातें शामिल हुए हैं कि क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो यूएसएसआर की मेंबरशिप थी और अब रूस जो है वो उसको ट्रांसफ़र तो हुई थी लेकिन वो यूएसएसआर नहीं है, तो क्या ये विड्रॉ हो सकती है इस तरह से? जी मेरे ख्याल में ये बहुत देर से बात कर रहे हैं। ये रूस का ये वीटो सलामती काउंसिल की डिसीजन के बगैर इस किस्म की चीज़ कोई नहीं हो सकती है। सलामती काउंसिल में रूस खुद बैठा हुआ है, उसका वीटो है। जो उसकी ट्रांसफ़र हुई थी यूएसएसआर से रूस को, वो ट्रांसफ़र सब मानी गई, लीगलाइज किया गया, और सब अमेरिका और बाकी ममालिक उन सब बदलाना बड़ा मुश्किल है, वो उनको हो सकेगा। अच्छा मुनीर अकरम साहब, आप वहाँ पर मौजूद हैं। पाकिस्तान का स्टांस न्यूट्रल है कि हम किसी की साइड नहीं लेंगे।
तो कितना प्रेशर है आप लोगों पर वहाँ पर कि हम चूँकि इत्तेहादी रहे हैं नेटो के, तो हमें वेस्ट को या अमेरिका को सपोर्ट करना चाहिए, इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करना चाहिए? जी देखें, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम न्यूट्रल हैं। जो प्रिंसिपल्स हैं जो लागू हैं यूनाइटेड नेशंस चार्टर की प्रिंसिपल्स, उन प्रिंसिपल्स की तो हम पूरी हिमायत करते हैं और हम समझते हैं कि वो प्रिंसिपल्स ना सिर्फ यहाँ पर दूसरे कॉन्फ्लिक्ट्स में, जैसे कश्मीर है, अफगानिस्तान है, इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स में यही प्रिंसिपल लागू होनी चाहिए। नॉन यूज ऑफ फोर्स है, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल्स, स्टेट सॉवरेनिटी, रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, ये सब प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल हैं। तो वो तो हम उसके ऊपर नहीं न्यूट्रल हैं। जो हम कह रहे हैं वो ये है कि ये इतना सख्त जो इन्होंने करार लाई, इससे डिप्लोमेटिक स्पेस जो है, नेगोशिएटिंग रूम जो है, वो बंद हो जाती है। हमारी तो ख्वाहिश है कि अभी तक भी ये हो कि दोनों तरफा मज़ाकरात हों और उसमें से कोई हल निकले, पर इन प्रिंसिपल्स की बेसिस के ऊपर हल निकलना चाहिए। तो हमारी न्यूट्रलिटी नहीं है। जी अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा हिट हो रही हैं डॉलर की जो तेल की कीमतें हैं वो ज़्यादा होने की वजह से, और लोग चीख रहे हैं। क्या जो बाइडेन जो हैं वो कोई ऐसा फैसला करने जा रहे हैं, या यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा फैसला करने जा रही है कि वो यूक्रेन में रशिया के साथ हाथ पंजा करे और दुनिया मज़ीद ऑयल क्राइसिस और इन्फ्लेशन क्राइसिस में चली जाए? जी देखें, अब मेरे ख्याल में अमेरिका वहाँ फौजें तो नहीं लिया जाएगा इस जंग में। वो मेरे ख्याल में बहुत कोशिश हैं, उसमें जंग में तो नहीं जाएंगे। उन्होंने सैंक्शंस लगाई हैं, पर ये जो सैंक्शंस भी हैं वो इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, डिफेंस सैंक्शंस हैं। बट एक चीज़ के उन्होंने खुला रखा है, वो ये है एनर्जी एक्सपोर्ट्स। वो जानते हैं कि अगर एनर्जी एक्सपोर्ट्स के रूस की एनर्जी एक्सपोर्ट्स के ऊपर अगर उन्होंने पाबंदी लगाई तो दाम जो है, तेल का दाम, गैस का दाम, वो बिल्कुल ऊपर चढ़ जाएगा। उनसे खुद का इनका नुकसान होगा। तो इसलिए एनर्जी एक्सपोर्ट्स उन्होंने बंद नहीं की हैं, पर बाकी जो हैं सैंक्शंस वो लगाई हैं। तो ये भी उन्होंने बहुत सोच समझ के कैलिब्रेटेड सैंक्शन लगाई हैं, जो अपने आप को जिसका इम्पैक्ट ना हो। सही। मुनीर अकमल साहब, मुस्तकिल मंदूब, कल से खबरें चला रहा है सर। मुझे ब्रेक लेनी है। गुलाम साहब, माजरत चाहता हूँ, मुझे ब्रेक लेनी है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि शायद दुनिया का ध्यान इस वक्त इस कॉन्फ्लिक्ट पर है, और भारत ने फिर एक कोशिश की और पाकिस्तान ने फिर उसको नाकाम बनाया। एक आबदोस ने दरअंदाजी की कोशिश की, किस तरह पाकिस्तान ने इसको नाकाम बनाया, ब्रेक के बाद बात करेंगे। अब पता चला। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया है कि भारत की तरफ से उसकी आबदोज ने दरअंदाजी की कोशिश की, यानी पाकिस्तान की समुद्री हदूद में आने की कोशिश की, जिसको नाकाम बनाया गया है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कोमोडोर रिटायर्ड सैयद उबैदुल्लाह साहब से। कोमोडोर साहब, ये फरमाइएगा, ये कितना मुश्किल काम होता है, क्योंकि समंदर तो हम वैसे भी जिस तरह इस्तेमाल करते हैं कि समंदर जितना वसी, एक वसी जगह है, वहाँ पर इस तरह से एक आबदोज वो कोशिश करती है उसको डिटेक्ट करना। और दूसरा, इस तरह की हरकतें भारत क्यों करता है? पिछले 5 साल में ये चौथी दफ़ा है, और ये 1 मार्च बताया जा रहा है कि जब ये इसने भारत ने कोशिश की। तो क्या हमारी प्रिपेयर्डनेस को ये टेस्ट किया जाता है कि हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है? ये किस लिए ऐसी कोशिश करता है भारत? बहुत शुक्रिया आपका। मुझे मालूम नहीं कितने मिनट आपके पास हैं, अदरवाइज मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देना चाहता हूं और फिर इस इंसिडेंट में आ जाऊंगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपके पास तकरीबन 7-8 मिनट तो होंगे। जी बिल्कुल है, आप बोलें। बात यह है कि पाकिस्तान नेवी और इंडियन नेवी दोनों ने 1962 में इंग्लैंड जाके वहाँ पर दोनों ने ट्रेनिंग हासिल की सबमरीन को चलाने के लिए। सबमरीन को ख़रीदने से पहले
तो उससे ही अगले साल पाकिस्तान नेवी का पूरा क्रू जो है वो अमेरिका चला गया और वहाँ से एक सबमरीन खरीद के और ले आए हम लोग। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इंडिया के जो क्रू था, ऑफिसर्स एंड मैन, उन्होंने रशिया से सबमरीन खरीदी और उसको लेने के लिए गए, मगर आधे ही रास्ते में जिस हवाई जहाज में जा रहे थे वो हवाई जहाज गिर के तबाह हो गया और उनका सारा क्रू मर गया। तो वो लोग बहुत ही वहम करने वाले लोग हैं जो हिंदू हैं। उन्होंने कहा ये काम ही नहीं करना हमने, तो उन्होंने अगले 5 साल तक कोई सबमरीन नहीं ली। अच्छा। लेकिन हम लोग 1964 में ही अपनी पहली सबमरीन ले आए, जिसने ज़बरदस्त 1965 की वॉर में काम किया और 1971 की वॉर में काम किया, जिसकी तफसील आप कहेंगे तो थोड़ी सी बता दूंगा। अब आ जाइए इस इंसिडेंट की तरफ। ये 28 फरवरी और 1 मार्च की दरमियानी रात की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 5 साल में चौथी दफ़ा पाकिस्तान नेवी ने ये कारनामा अंजाम दिया है। पहले 2016 में, फिर 2019 में, फिर 2021 में और अब 2022 में। और अब जो कि सबमरीन डिटेक्ट की गई है वो उनकी मोस्ट मॉडर्न, सिर्फ 2-2.5 साल पुरानी सबमरीन है कि जो मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ है। उसके बावजूद वो हमारे घर की तरफ आ रहे थे और मारा की तरफ जा रहे थे, बलूचिस्तान में जो है। और आपको पता है उनकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है बलूचिस्तान में, स्टेट टेररिज्म करवाते हैं वो वहाँ। तो ये उसको न सिर्फ अपने टेरिटोरियल वाटर में दाखिल होने से रोका गया, बल्कि उसको मजबूर किया गया कि जनाब उल्टे कदमों वापस जाइए वरना आपके साथ बहुत बुरा सलूक होगा। और वो वापस चले गए। तो इस इंसिडेंट से और इस तरह के पिछले तीनों इंसिडेंट से ये 2 बातें सामने आती हैं। उसका एक मिलिट्री पहलू आता है और एक पॉलिटिकल पहलू सामने आता है। जी। मिलिट्री पहलू में बड़ी साफ सी बात यह है कि कुछ वो लोग जो थोड़ा बहुत शुद्ध बुद्ध रखते हैं सबमरीन वॉरफेयर से, समंदर की लड़ाई से, सबमरीन की लड़ाई से, उनको पता है कि बड़ी से बड़ी, मॉडर्न से मॉडर्न सबमरीनों उसका काम है सरप्राइज अटैक करना, दुश्मन के मुल्क में जाके करना। और अगर किसी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से वो एक काम करने में नाकाम हो जाए और उसका सुराग लगा लिया जाए, जैसा कि पाकिस्तान नेवी ने इस दफ़ा किया, तो समझिए कि उसकी मौत है। क्योंकि जिस यूनिट ने पाकिस्तान नेवी के उसका सुराग लगाया उसके पास डेप्थ चार्ज भी है, उसके बाद मिसाइल भी हैं, उसके पास ऐसा मिशन है कि वो 1 मिनट से कम के वक्फे में उसको वहीं तबाह कर सकता है। तो ये कमोडर साहब, मैं यहाँ ये जानना चाहूँगा आपसे कि जब हमारे पानियों की तरफ, हमारे घर की तरफ उनकी सबमरीन बढ़ रही थी, तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी भी होती है कि हम क्योंकि हमें तो रडार से हर चीज़ इंफॉर्मेशन हमारी फोर्सेस ले रही हैं और हमारी पाक बहरिया जो है बहुत मुस्तैदी के साथ उसको वॉच कर रही है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं थी कि उसको दाखिल होने दिया जाता हदूद में और उसको घेर लिया जाता और फिर दुनिया को बता दिया जाता कि हम इनको ये काम करते हुए हमने रंगे हाथों पकड़ लिए? पहली बात तो ये है, सबमरीन को खुले समंदर में ढूंढना ऐसे ही है जैसे सुई को तलाश करना है। इनको हमने किसी सूरत में अपने लिए ऐसी जगह नहीं आने की इजाज़त देनी जहां से ये हमारे लिए ख़तरे का बाइस बने। चूँकि देखिए ज़्यादातर सबमरीन जो हैं उनके पास जो हैं उनमें ऐसी कैपेबिलिटी है कि उसमें से कमांडो लैंड किए जा सकते हैं जो साहिल समंदर की तरफ से ज़मीन पे आ सकते हैं। मसलन 2016 में गुलबशन यादेव जो था उनका नेवी का कमांडर, जिसको हमने बिल्कुल सही तौर से बंद करके रखा हुआ है, वो वहीं बलूचिस्तान में ऑपरेट कर रहा था। और ये भी हो सकता था कि जो पहली सबमरीन हमने उनकी 209 पकड़ी थी उसमें से वो प्लान कर रहे थे खुदा जाने क्या क्या, इंक्लूडिंग कि वो कमांडोज लैंड करके लिंक अप ऑपरेशन कर दें। तो इस किसी भी दुश्मन को अपने टेरिटोरियल वाटर में आने के लिए आने देना कोई बहुत अच्छी हिकमत अमली नहीं होगी, सिर्फ इस वजह से कि जनाब ये टेक्निकली
12 मील के अंदर आ गए तो हमने उनको उड़ा दिया। हम तो जनाब अमन के पैगंबर हैं, हम ढूंढ नहीं रहे हैं कि कहाँ हम ढूंढ के इनको मार दें और एक जंग शुरू हो जाए। जंग किसी मसले का हल नहीं है, डेटरेंस मसले का हल है। जितना अच्छा डेटरेंस हमने पिछले 5 साल में इनको दे दिया, अपनी बेवकूफ़ी को और नादानी को और नाअक्ली को कि भाई जो सबमरीन में ये इनको नहीं करना चाहिए था, पकड़ाई नहीं देना चाहिए था किसी सूरत में भी, तो ये काम उन्होंने ठीक नहीं किया और अपने लिए शर्मिंदगी और हजीमत का बाइस बने। और दुनिया में जो लोग इसको फॉलो करते हैं, इनकी सबमरीन फोर्स को 50 साल के करीब हो गए हैं और उन 50 सालों में इन्होंने किसी भी ज़माना जंग या ज़माना अमन में किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं किया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान नेवी के पास वो एलिमेंट जिनका काम सबमरीन को ढूंढने का है, ख़ास तौर से वो हवाई जहाज़ वगैरह, इनके हवाई जहाज़ और हेलीकॉप्टर के मुकाबले में 4 से 5 गुना कम हैं और हमसे कहीं ज़्यादा पहले से वो एंटी सबमरीन वॉरफेयर में अपना काम कर रहे हैं, मगर किसी किस्म की कोई काबिल कदर और काबिल तारीफ बात आज तक वो नहीं कर सके। अच्छा कमांडर साहब, अब वक्त बड़ा कम रह गया, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। सवाल ये है कि पाकिस्तान अब चीन के साथ, तुर्की के साथ भी हम देख रहे हैं कि नए जहाज़ आबदोज, इस वाले से बड़ा काम हो रहा है, तो ये कितना सिग्निफिकेंट है? अरे ये तो साहब ऐसा ज़बरदस्त काम है। हमने चाइना से 8 सबमरीनें लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिनमें से 4 वहाँ बनेंगी और 4 यहाँ बनेंगी। पहली सबमरीन तकरीबन तैयार हो चुकी है और जो 5वीं सबमरीन यहाँ बननी थी या बननी है, उसका हमने यहाँ पर कराची शिपयार्ड में इफ्तिताह कर दिया है और उसका नाम हमने एडमिरल तस्नीम के नाम पे रखा है। ये वही मर्द मोमिन है कि जिसने 1971 की वॉर में हंगोर, पाकिस्तान नेवी की सबमरीन का नाम था, कमांड करते हुए इंडिया के जहाज़ INS कुकरी को डुबोया, उन्हीं के इलाके में जाके। और वो रिकॉर्ड जो है वो पिछले 80 साल से पूरी दुनिया का वाहिद रिकॉर्ड है जो हम लोगों ने कायम किया। सही कमांडर साहब, बहुत का कमांडर रिटायर्ड सईद उबैदुल्लाह साहब, आपने हमें वक्त दिया और इससे नज़र आता है कि हमारी तमाम अफवाज, चाहे बहरिया है, फ़ज़ाइया है, बरी है, तमाम बिल्कुल तैयार हैं दुश्मन की तमाम चालों को नाकाम बनाने के लिए। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।